बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है हमने इस टॉपिक के ऊपर बात जो है वो शुरू की थी और हमने आलमोस्ट जो है वो अगर सही उसको डिस्क्राइब करूं, ये हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली थी और इन 3 पार्ट्स के बारे में हमने बात कर ली थी। तो हमने कहा था कि जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है उसमें एटलीस्ट आपको ये 3 पार्ट्स के साथ जो है वो वास्ता आपका पड़ता है, यानी आप 3 पार्ट्स जो है उसके अंदर लाजमी शामिल करते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है हमारे पास? प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव का, ठीक है जी। दूसरा पार्ट कौन सा होता है हमारे पास? मेन फंक्शन का। और तीसरा पार्ट हमारे प्रोग्राम में उस मेन फंक्शन के अंदर जो सी की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है जी। ये 3 पार्ट थे, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी, यानी जिसको आप कह लें कि सी की स्टेटमेंट्स, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपने सी की लिखनी होती हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सी प्रोग्राम का जो है वो इन पार्ट्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम यहाँ इन पार्ट्स की जब डिटेल की बात आई थी तो हमने कहा था इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो रीड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको बारी बारी करके हम जो है वो देखते हैं कि वो इन्हीं को डिस्क्राइब करेगा कि ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव क्या है, ये मेन फंक्शन क्या है, प्रोग्राम बॉडी में ये सी स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो अब जाहिर बात है ये राज या ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो इनको रिवील करेगा, ओपन करेगा कि हाँ भाई, अब क्योंकि अभी तक तो हमने प्रोग्राम तो बना के उसको चला के भी देख लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि ये इंक्लूड stdio.h, ये वाइड मेन, ये क्या भलाएं हैं। तो इनको समझने के लिए उसने कुछ यहाँ पॉइंट्स जो हैं वो हमें बताए हैं कि ये जो पहली लाइन है वो प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव है, लेकिन यहाँ भी उसने इन चीज़ों को भी बिल्कुल क्लियर नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम सी का प्रोग्राम जो है वो ओपन करते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस में और इन पॉइंट्स को उस प्रोग्राम की बेस के ऊपर समझते हैं ताकि हमें जल्दी समझ आए और जो है वो हमें बाद में नेक्स्ट आगे टॉपिक्स के अंदर भी उसके लिए उसमें आसानी हो। तो हम जल्दी से अपना टर्बो सी ओपन हमने कर लिया और फाइल में गए, ओपन, और .star.c जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हैं .c एक्सटेंशन से वो सारे आ जाएंगे। सम हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था, इसको ओके किया। फुल स्क्रीन करने के लिए राइट साइड के ऊपर ये एरो साइन, तो ये हमने प्रोग्राम ओपन कर लिया, ठीक है जी। इस प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग्स शायद हुई थी, वो खत्म कर दी मैंने, तो ये प्रोग्राम हमारे पास ओपन हो गया। अब ये प्रोग्राम क्या करता है हमारे पास, एक मिनट, ये शायद इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रोग्राम हमारे पास क्या कर रहा है जी, ये 2 नंबर को हम सम कर रहा है और उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा है। हम Alt F9 करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया बगैर किसी एरर के, और हमने जो है वो उसके बाद लिंक और रन का प्रोसेस इकट्ठा करने के लिए हम डायरेक्ट कंट्रोल F9 करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। द सम ऑफ A एंड B इज 15। एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम वापस आ गया, ठीक हो गया जी। तो अब इस प्रोग्राम को सामने रखते हुए हम जो है वो इन पॉइंट्स को जो है वो समझते हैं। इन पॉइंट से मुराद इन 3 पार्ट्स को समझते हैं। वन गो में नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो हमें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। तो वापस हम प्रोग्राम में चलते हैं। इस प्रोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो पहली 2 लाइन्स हैं, ये वाली 2 लाइन जिनको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये 2 लाइन्स कौन सी हैं? ये प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव वाली लाइन्स हैं। और फिर यहां से क्या स्टार्ट हो गया? मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। और ये खत्म कहां हो रहा है? ये खत्म इस कर्ली ब्रेसेस के ऊपर हो रहा है। और ये बीच में इस फंक्शन के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है ये प्रोग्राम की बॉडी कहलाएगी, यानी जिसको आप सी स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। तो यही चीजें उसने उधर हमें बताई। तो अब आप एक रियल टाइम प्रोग्राम आपके सामने है तो आपको ये 3 पार्ट समझने में ज्यादा आसानी होगी कि ऊपर वाला पार्ट डायरेक्टिव, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव का, उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट यानी प्रोग्राम बॉडी। यही चीजें उसने इधर भी हमें बता दी होगी। अब इन 4 पॉइंट्स में सबसे पहले हम किसके बारे में बता रहा है जी? वो हमें बता रहा है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? वापस प्रोग्राम में जो है वो चलते हैं। यहां प्रोग्राम, ये तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें आप याद रखिएगा, मैं फिर से थोड़ा सा इनको डिफरेंशिएट कर देता हूं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सिर्फ ये है, इंक्लूड का जो वर्ड है इसको हम कहेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने सी लैंग्वेज में लिखना है तो आप उसको स्टार्ट किससे करेंगे?
हैश सिंबल से करेंगे। ये जो पहले हमने नंबर साइन डाला है ना, इससे करेंगे। कुछ लोगों से जब पूछा जाता है ना यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, तो वो पता है क्या उसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं हैश इंक्लूड। भाई हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। हैश तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने का तरीका है कि आपने हर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के शुरू में हैश का जो है साइन यूज करना है, ताकि आपके टर्बो C++ के इस एडिटर को, कंपाइलर को जो है वो पता चले कि ये हैश से शुरू जो हो रहा है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड। आगे हमने ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये जो ग्रेटर देन लेस देन यूज करते हैं ना आप, ये ब्रैकेट्स, ये हमारे पास होगी लेस देन की साइन, और ये ग्रेटर देन का जो मैथ में आप पढ़ते हैं, इधर हम इनको क्या कहेंगे, एंगल ब्रैकेट्स कहेंगे। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ये हमने एक फाइल का नाम लिखा हुआ है, और इस फाइल को हम क्या कहते हैं, हेडर फाइल कहते हैं। और हेडर फाइल जो होती हैं, इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .h। ठीक हो गया, .h इनकी एक्सटेंशन है। तो हेडर फाइल की निशानी है कि ये .h इनकी जो है वो निशानी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपने बता दिया, ये हैश है, ये इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, और ये अंदर हेडर फाइल का नाम लिखा हुआ है, और हेडर फाइल .h जो है वो एक्सटेंशन उसकी होती है। आपने ये तो बताया नहीं कि ये इंक्लूड करता क्या है, और आपने ये भी नहीं बताया कि ये stdir.h जो फाइल है, ये इंक्लूड करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसी की बात अभी हम आगे अब करने लगे हैं। अब बात पहले हम कर लेते हैं इस जो है वो इंक्लूड की। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको क्यों कहा जाता है। प्री प्रोसेसर का मतलब आप ये मान लें पहले प्रोसेस होने वाला, या आप कह लें कि पहले प्रोसेस करने वाला। ठीक हो गया। और डायरेक्टिव का मतलब आपको पता है क्या होता है, कमांड, हदायत। तो पहले प्रोसेस होने वाली हदायत या पहले प्रोसेस करने वाली हदायत। आपको याद होगा कि हमने जब प्रोग्राम के स्टेप्स सीखे थे 1 by 1, प्रोग्राम पहले क्रिएट होता है, फिर उसके बाद सेव होता है, फिर उसके बाद कंपाइल होता है, फिर उसके बाद लिंक होता है, फिर उसके बाद लोड होता है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। तो हमने उसमें बात की थी कि हमारे C++ जो कंपाइलर है, इसमें आगे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, सब प्रोग्राम्स हैं। जैसे एक लिंकर है प्रोग्राम, ये भी C++ कंपाइलर का हिस्सा है। ये क्या करता है, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है आपके प्रोग्राम के साथ। फिर हमने एक और सब प्रोग्राम की बात की थी, छोटे से प्रोग्राम की, जो कि हमारे C++ कंपाइलर का ही पार्ट है, दैट इज अ लोडर, जिसका काम क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के मेमोरी के अंदर लोड करना और एग्जीक्यूट करना। इसी तरह हमारा जो कंपाइलर है C++ का, इसका पार्ट एक और प्रोग्राम भी है, छोटा सा प्रोग्राम, और दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। उस प्रोग्राम को भी हम क्या नाम दे रहे हैं, प्री प्रोसेसर। इस प्रोग्राम का काम क्या है, इस प्रोग्राम का काम यह है कि कंपाइलर को ये याद कराना, कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देना, कंपाइलर को ये हदायत देना, कंपाइलर को ये कमांड देना कि कंपाइलर भाई आपने जब इस प्रोग्राम को, ये जो नीचे आपने लिखा हुआ है, इसको जब आपने कंपाइल करना है, तो उससे पहले, बिफोर कंपाइलिंग, आपने मेरी भी चंद बातें माननी हैं। ये कौन कह रहा है, प्री प्रोसेसर, जो कि हमारे C++ कंपाइलर का एक छोटा सा पार्ट है, और वो कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंपाइलर को डायरेक्ट कर रहा है, कंपाइलर को जो है वो हदायत दे रहा है क्या, कि भाई आपने ये जो प्रोग्राम पूरा है, ये वाइड से लेके ये जितना भी नीचे प्रोग्राम C का आपने सोर्स कोड या C का प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को कंपाइल ट्रांसलेट करने से पहले आपने मेरी कुछ बातें माननी हैं, यानी वो मेरी हदायत माननी है, मेरे डायरेक्टिव आपने पहले जो है वो मानने हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मतलब पहले जो है वो चलने वाली या पहले प्रोसेस होने वाली कमांड्स, पहले प्रोसेस होने वाली हदायत। तो प्री प्रोसेसर जो है, जो छोटा सा प्रोग्राम है, वो कह रहा है हमारे कंपाइलर को कि इंक्लूड करो इसी प्रोग्राम में, किसको, इस फाइल को, फिर इंक्लूड करो, दूसरा फिर इंक्लूड करो, शामिल करो इस फाइल को, किसमें, इस नीचे वाले प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम कितनी लाइनों का है, ये ऑलमोस्ट जो है वो 18 लाइंस का प्रोग्राम है, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो फाइल्स ऊपर हैं, stdi और kaneo.h, जो ये दो फाइल्स हैं, जिनको हम जो है वो हेडर फाइल्स कहते हैं, क्योंकि इनकी एक्सटेंशन क्या है, .h।
इनको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं सी की। वो कहता है कि इन फाइल्स को आप इंक्लूड करो इस प्रोग्राम में। हम कहते हैं ठीक है इंक्लूड करते हैं, लेकिन भाई इन फाइल्स का मतलब क्या है, क्यों मैं इंक्लूड करूं? वो इसलिए, वो कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम आपने नीचे बनाया है, इस प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसे फंक्शन यूज किए हैं, जैसा कि ये प्रिंट एफ, ये आउटपुट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? आउटपुट फंक्शन है। ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये एक आउटपुट फंक्शन है। इसी तरह ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये एक इनपुट फंक्शन है। और ये फंक्शन हमें नहीं पता, हमने तो नहीं बनाई ये फंक्शन, हम तो बस इनके नाम यहां लिख रहे हैं, हम तो बस इनको यहां यूज कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो इनपुट और आउटपुट फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, इन फंक्शन का जो रेफरेंस है, इन फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, वो इन हेडर फाइल्स में, ये जो हेडर फाइल्स हैं इनमें मौजूद है। और जब तक तुम इन हेडर फाइल्स को ऊपर शामिल नहीं करोगे, तब तक ये प्रोग्राम सही कंपाइल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को इस प्रिंट एफ की समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि इस प्रिंट एफ ने क्या करना है, कैसे करना है, इसका रेफरेंस क्या है, इसकी डिक्लेरेशन क्या है, वो सारा कुछ कहां लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है stdio.h हेडर फाइल के अंदर, वो जो ऊपर हमने शामिल की। इसी तरह जो गेट सी एच है, इसके लिए हो सकता है ये कानियो जो .h फाइल है इसके अंदर जो है वो लिखा हो। इस तरह क्लियर स्क्रीन फंक्शन है, उसका कानियो .h फाइल के अंदर जो है वो रेफरेंस लिखा हो। तो भाई ये जो ऊपर हमने ये दो फाइल्स लिखी हैं ना, ये दो फाइल stdio और ये कानियो.h, ये दोनों फाइल ये हेडर फाइल्स हैं, ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं। और अगर इनको थोड़ा टेक्निकली तरीके से बोला जाए ना, तो ये दोनों रेफरेंस फाइल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर उन तमाम प्री डिफाइंड फंक्शंस के रेफरेंसेस और डिक्लेरेशन मौजूद हैं, जो फंक्शंस आपने अपने प्रोग्राम के दौरान यूज किए हैं, जैसा कि यहां प्रिंट एफ है, गेट सी एच है और ये CLR SCR है, जिसको हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन बनाए किसने हैं? ये फंक्शन सी डेवलपर्स ने बनाए हैं। तो इन फंक्शन के जो रेफरेंस हैं वो इन फाइल में मौजूद है। अब आप अगला सवाल तो पहले ये कर सकते हैं कि अच्छा ये इसका मतलब है ये फाइल जो है stdio.h, ये कानियो.h, ये कहां पड़ी हैं? ये कहां से शामिल करेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इनको? ये कंपाइलर को कह रहा है ना कि इनको इंक्लूड करो प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले इसी प्रोग्राम के ऊपर वहां इंक्लूड कर दो। यानी वो प्री प्रोसेसर क्या कह रहा है कंपाइलर को? वो कह रहा है कि इस लाइन की जगह जो stdio.h का जो कंटेंट है, इस फाइल में जो लिखा हुआ है, उस कंटेंट को यहां पेस्ट कर दो, वहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दो। और ये जो कानियो.h के अंदर लिखा हुआ है, ये लाइन क्या कर रही है? कंपाइलर को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है कि कानियो.h के अंदर जो लिखा हुआ है वो वहां से कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो। हम कहते हैं कहां से भाई, ये फाइलें कहां पड़ी हुई हैं? ये क्या कह रहे हो कि वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो? तो भाई आपका जब सी इंस्टॉल होती है तो उसकी एक पूरी लाइब्रेरी भी साथ इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें ये सारी हेडर फाइल जो है वो प्लेस हो जाती हैं। वो जरा चेक कर लेते हैं कि वो हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर ये कानियो.h और stdio.h फाइल जो है ये कहाँ पड़ी हुई हैं। तो हम चलते हैं जी अपने इसके ऊपर सी के ऊपर टर्बो सी के अंदर, टर्बो सी में इंक्लूड फोल्डर में, किसमें जी? इंक्लूड फोल्डर में। आम तौर पे जो सी की स्टैंडर्ड जो हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, वो किस फोल्डर में पड़ी होती हैं? इंक्लूड फोल्डर में। तो जैसे मैं इंक्लूड फोल्डर में जाऊंगा तो आपको यहां काफी .h फाइल नजर आएंगी। ये सारी हेडर फाइल्स हैं, जैसे ये हमारे पास bios.h है, ये dos.h है, इधर math.h भी होगी, ठीक है जी, ये math.h है और बहुत सारी फाइल्स हैं। लेकिन हमारा यहाँ काम है, ये क्या है? stdio.h। तो stdio.h तो इधर पड़ी हुई है, और दूसरी कौन सी भाई? कानियो.h। तो वो कहीं ऊपर जो है वो कानियो.h भी हमारे पास जो है वो मौजूद होगी। ये है जी कानियो.h। तो अब समझ आई बात की क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे कंपाइलर को कह रहा है कि उन फाइल्स को, इन फाइल्स में लिखा क्या होगा वो भी तो देखें जरा। इसमें क्या है टेंशन कि इसको हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन विद, इसमें ओपन करें भाई, नोटपैड में कर लें, नोटपैड में ओपन कर लेते हैं।
तो ये नोटपैड में मैंने ये कौन सी फाइल ओपन कर ली, kano.h। दूसरी फाइल कौन सी थी, std किधर गई, ये std। राइट क्लिक किया और ओपन विद नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। आपने फाइल में कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है जी, कुछ चेंज किया तो प्रॉब्लम आएगा। तो अब देखें इस फाइल में लिखा क्या हुआ है, वो जो उसने हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, प्रिंट एफ। मैं कंट्रोल एफ करता हूं और मैं यहां लिखता हूं प्रिंट एफ। सर्च करते हैं ना इसको कि कहां लिखा हुआ है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है, ये प्रिंट एफ के बारे में यहां लिखा हुआ है। और एंड पे क्या है, सेमीकोलन। जब ये फंक्शन है प्रिंट एफ, ठीक है ना, और सेमीकोलन के एंड पे मतलब क्या है, डेक्लेरेशन। आप याद रखिए कि फंक्शन का जो चैप्टर है ना, वो हमारा आखिरी चैप्टर है हमारे कोर्स का। तो अभी आप ये ना कहिएगा कि हमें तो ये फंक्शन की समझ नहीं है, क्योंकि फंक्शन जाएगी बात पढ़े नहीं तो समझ कहां से आनी है। तो ये फंक्शन की डेक्लेरेशन यहां लिखी हुई है, रेफरेंस यहां लिखा हुआ है। तो ये रेफरेंस शामिल करना लाजमी है अपने प्रोग्राम के अंदर यहां। तो क्या एक तरीका तो यह है कि मैं इस लाइन को कॉपी कर लूं, सिर्फ इस लाइन को, इस लाइन को कॉपी कर लूं और यहां वैसे ही पेस्ट कर लूं। लेकिन यार ये stdio.h के अंदर तो और बहुत सारे फंक्शन भी हैं जिनको मैंने यूज करना है, तो बजाय मैं वहां से सारे वो कॉपी करके यहां पेस्ट करता जाऊं, क्यों ना मैं पूरी हेडर फाइल वहां इंक्लूड कर लूं। ठीक हो गया ना, तो इसलिए हमने पूरी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। इस तरह हमने पूरी kano.h फाइल भी इंक्लूड कर ली। हमने अगर मैथ के फंक्शन यूज करने अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तो हम math.h फाइल भी इंक्लूड कर लेंगे और मैथ के फंक्शन भी हम उसमें फिर यूज कर सकते हैं। वो जो स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, क्यूब निकालना हो, काफी फंक्शंस हैं, तो वो आप फंक्शन जो है वो फिर यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको ऊपर मैथ की फाइल शामिल करनी पड़ेगी। तो अब ये शामिल करने वाली इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर देगा कंपाइलर को, कंपाइलेशन से पहले, और कंपाइलर को ये बात माननी पड़ेगी। कंपाइलर क्या करेगा, इस पूरे कोड को कॉपी करेगा stdio के, और कंपाइलेशन से पहले इसकी जगह ये जो stdio वाली लाइन है इसकी जगह पेस्ट कर देगा। ओहो, तो हमारा तो ये 18 लाइन का जो कोड नीचे लिखा हुआ है, ये कोड तो बन जाएगा 200 लाइनों का बन जाएगा, क्योंकि तो पीछे वो भी काफी लाइनें हैं फिर। और फिर कानियों में से जो कोड है, कानियों का कोड, वो भी प्री प्रोसेसर यानी कंपाइलर हमारा उधर से उठाएगा और इस लाइन की जगह उसको पेस्ट कर देगा, क्योंकि क्लियर स्क्रीन जो है उसका रेफरेंस कहां लिखा हुआ है, कानियों के अंदर, तो वो कोड भी यहां आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कोड, जब ये दोनों फाइल्स का कोड यहां शामिल होगा, तो ये कोड तो कुछ 400-500 लाइनों का बन जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये कंपाइलेशन से, और फिर पूरा कोड, ये भी सी का कोड भाई लिखा हुआ है, ये जो सारा कोड लिखा हुआ है ना, ये सी का कोड है, कोई बाइनरी कोड नहीं है, 01 का कोड नहीं है, इसने भी कंपाइल होना है। आपके इस कोड के साथ, ये जो कोड है, इस कोड के साथ वो जो कोड शामिल होगा उसने भी साथ ही कंपाइल होना है, वो भी सी का कोड है। ठीक हो गया। वो फाइल हमारी कहां चलेगी, ठीक है जी, वापस ले आते हैं उसको, और जी हैश इंक्लूड, तो वो कोड भी सी का इधर शामिल हो जाएगा उन फाइल में से, और फिर पूरा कोड कंपाइलर हमारा कंपाइल करेगा। तो आप तो ये सोच रहे होंगे, अगर ये पूरा कोड कंपाइल करेगा तो ये 18 लाइनों का कोड तो नहीं फिर कंपाइल होगा, फिर तो 400-500 लाइनें कंपाइल होंगी। बिल्कुल आपने ठीक सोचा। जैसे ही आप Alt F9 करते हैं तो आप जरा ऊपर नजर लगाएं, इस जगह के ऊपर लाइन कंपाइल्ड कितनी नहीं है, 472। आप कहें यार मैंने तो सिर्फ 18 लाइन लिखी थी, ये 472 लाइनें कहां से आ गई, ये ऊपर वाली 450 लाइनें तकरीबन कहां से आई हैं। तो भाई वो आपको समझ आ गई होगी कि वो उन हेडर फाइल से आई हैं। आप एक और हेडर फाइल यहां इंक्लूड करें मैथ की, तो ये नंबर ऑफ लाइन जो है कंपाइल हुई हैं, ये हो सकता है 600-700 के ऊपर चली जाए। समझ आई बात की। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका मतलब है हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं ऊपर करना चाहिए। जिस हेडर फाइल के फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रिंट एफ यूज नहीं करना, तो मुझे जरूरत नहीं है ऊपर stdio को शामिल करने की। क्यों? क्योंकि अगर मैं करूंगा तो उसे नुकसान क्या होगा, मेरे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूटेबल जो फाइल बनेगी उसका साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन उसमें ज्यादा होंगी। तो एक बेसिक्स आइडिया आपको मेरे हाल में मिल गया होगा कि किस तरह ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे इंक्लूड है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एक कमांड है, और ये कमांड प्री प्रोसेसर किसको दे रहा है, कंपाइलर को। कंपाइलेशन से पहले भाई तुमने ये काम करना है, और फिर कंपाइलर वो काम करता है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज कर दिया, डिलीट कर दिया, तो जाहिर बात है प्रॉब्लम आएगा। बिल्कुल प्रॉब्लम आएगा। ठीक हो गया। तो ये है प्री प्रोसेसर की कहानी। और अब आपको ये भी समझ आ गई होगी कि इन हेडर फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है।
फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। बाज औकात आप अक्सर जो है वो बड़े इवन टेक्निकल लोग भी जो हैं वो जब बता रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी ये पूरे पूरे फंक्शंस लिखे हुए हैं stdio के अंदर, canio.h के अंदर पूरा पूरा फंक्शन ही लिखा हुआ है। भाई फंक्शंस नहीं लिखे हुए उनके अंदर, इनके अंदर मोस्टली आपके जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है इनकी डेक्लेरेशन ही लिखी हुई है। तो आप सोच रहे होंगे तो भाई ये पूरा फंक्शन फिर कहाँ लिखा हुआ है? भाई अगर रेफरेंस है तो रेफरेंस से फंक्शन तो नहीं चल जाना, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक एनालॉजी छोटी सी बनाते हैं, एक छोटी सी एनालॉजी बनाते हैं। जैसे ये रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं ना, ठीक है ना, तो मैं एक रिसर्च पेपर आपको दिखाता हूं अपना, तो फिर उससे आप एक एनालॉजी बनाएंगे कि हेडर फाइल्स, ये रेफरेंस फाइल्स जो हैं ये कैसे जो है वो मैच करती हैं हमारे इस पूरे सिनेरियो के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ जाते हैं जी और एफ में जाते हैं, ड्राइव में UOL के अंदर जाते हैं। यहाँ सेमेस्टर 1 में मैंने अपना कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च मेथड में नहीं, इसमें रिसर्च के अंदर, तो ये मेरा एक पेपर है IEEE के अंदर जो है वो हुआ था कभी। तो ये एक हमारे पास पेपर है जी, मैंने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऊपर क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन उसके ऊपर है। इस पेपर में अगर आप देखें तो ये सारी ऊपर डिटेल लिखी हुई है। ये सारी डिटेल को आप पता है क्या माने, आप इसको मानेंगे सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो वाइड मेन वाला ही ये सारा वाइड मेन लिखा। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये 23, ये 24, ये समझे फंक्शंस लिखे हुए हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन, ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ठीक है जी, ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ये तो भाई इन फंक्शन के रेफरेंसेस कहाँ हैं? ये मतलब कहने का ये जो बात हुई है ये उसका रेफरेंस नंबर है, तो असल रेफरेंस कहाँ है? तो आप जरा नीचे चले जाएं, बिल्कुल एंड पे चले जाते हैं, बिल्कुल एंड पे, यहां पहुंचे, ये रेफरेंस, यहां से रेफरेंसेस स्टार्ट हो गए, ये रेफरेंसेस स्टार्ट हो गए, ये रेफरेंसेस चलते गए, ठीक है जी, ये चलते गए, ये नीचे तक रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो आप देखिए कि यहां से लेके ये रेफरेंसेस यहां से लेके ये नीचे तक जितने रेफरेंसेस हैं, इन सब रेफरेंसेस को एक फाइल में अगर मैं बंद कर दूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, सी के सिनेरियो में क्या कहूंगा, हेडर फाइल कहूंगा, क्योंकि हेडर फाइल के अंदर रेफरेंसेस हैं तो ये रेफरेंसेस हो गए। और ये ऊपर सारा क्या लिखा हुआ है, सी का प्रोग्राम, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सी का प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 33, रेफरेंस नंबर 33, तो इसको कहां से ढूंढा जाएगा? अगर किसी ने जानना हो कि यार इसकी डिटेल कहां है इस रेफरेंस की, ये जो आपने लिखा हुआ है, तो भाई नीचे आएंगे आप तो 33 आपको यहां मिल जाएगा, यहां आपको 33 मिल गया। तो ये कोई बुक है, कोई वेबसाइट हो सकती है, उसमें से मैंने वो कंटेंट जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सिर्फ रेफरेंस है उस बुक का या वेबसाइट का, तो अगर ये इस रिसर्च पेपर की अपने कितने पेजेस हैं, 8 पेजेस हैं, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है रिसर्च पेपर कितने, 8 पेजेस। तो अभी तो कितने 8 पेजेस हैं, लेकिन अगर इन सारी बुक्स को मैं शामिल कर दूं, सारी बुक्स को, ये वेबसाइट्स के कंटेंट जो वेबसाइट्स हैं, वो वेब जो मैगजीन है, जहां जहां से रेफरेंस, वो सबको अगर शामिल कर दो तो ये तकरीबन 2000 पेजेस बन जाएंगे, 3000 पेजेस बन जाएंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल यही एनालॉजी वहां। तो यहां हमने रेफरेंस दिए हो गए, ठीक है जी। तो इसी तरह जो है वो अगर यहां हम देखेंगे तो जी बिल्कुल इसी तरह हमारी ये हेडर फाइल्स के अंदर रेफरेंसेस पड़े हुए हैं। तो भाई असल फंक्शन कहां लिखा हुआ है, ये प्रिंट है फंक्शन असल में कैसे काम करता है, उसकी पूरी डिटेल जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन, वो आगे हम फंक्शन में पढ़ेंगे सारी डिटेल। तो भाई इस फंक्शन का असल जो काम है वो कहां लिखा हुआ है, सिर्फ रेफरेंस से काम तो नहीं चलेगा ना। तो भाई असल काम आपको याद होगा अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें लिंकर को, तो भाई लिंकर क्या कर रहा होता है, वो जो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी जो हो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो पैकेज है, इंस्टॉल्ड हो जाती है, जो विंडोज़ में MS VCRT के नाम से .dll के नाम से जो है वो मौजूद है, और बहुत सारी इस तरह लाइब्रेरीज मौजूद हैं। इस प्रिंट एफ का जो पूरा कोड है, यानी पूरी जो इसकी बुक है, यानी पूरी जो वेबसाइट है, अगर मैं इसको एनालॉजी बनाऊं उस रिसर्च पेपर के साथ, वो कहां पड़ी है, बाइनरी फॉर्म में वो पड़ी है, उन DLL फाइल्स के अंदर पड़ी है। तो वो वहां से आके शामिल हो जाएगी लिंकिंग प्रोसेस के अंदर। तो रेफरेंस आपने यहां दे दिया, रेफरेंस देने का मतलब ये था सिर्फ कि कंपाइलर को ये बता दिया जाए कि तुमने इस प्रिंट एफ फंक्शन को जो है वो शामिल कर लेना है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, और फिर ऑब्जेक्ट फाइल से जब लिंकर
अब लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को पढ़ेगा और उसमें देखेगा भाई इसमें तो printf का रेफरेंस भी है, तो वो printf का जो इस आउटपुट फंक्शन का जो बाइनरी कोड है वो उस विंडोज में पड़ी सी लाइब्रेरी, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वहां से उठा के जोड़ देगा ऑब्जेक्ट फाइल के साथ और फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। इस एनालॉजी को समझना बड़ा लाजमी है, ये पूरी बेस है आपकी सी प्रोग्रामिंग की। यानी कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, वैसे तो ये इन चीज़ों को जाहिर बात है बाईपास कर दिया जाता है इतना ज़्यादा। अभी स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड उनका कंप्यूटर का नहीं है, इवन कंप्यूटर भी उनके पास नहीं है, तो वो एकदम से कंफ्यूज परेशान हो जाएंगे। उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बातें मैं वक्त के साथ साथ रिपीट करता रहूँगा जब तक कि हम अपने प्रॉपर आखिरी चैप्टर तक पहुँच नहीं जाते। क्योंकि अगर यहाँ फंक्शन की बात हो रही है और फंक्शन अभी हमने पढ़े नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रिंटफ फंक्शन की मुकम्मल डिटेल आपको पता चल जाए। और वो क्यों नहीं पता चली, ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक हम एक्चुअली फंक्शन को उस 14वें 13वें चैप्टर के अंदर जो है वो जाके पढ़ नहीं लेते। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह वो साथ साथ चलेगा। लेकिन अभी 70-80% कुछ आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये कुछ गेम है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैं जो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, कंपाइलेशन से पहले करते हैं, और इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर जो है वो बाकी प्रोग्राम की बॉडी होती है। तो वापस जरा थोड़ा सा चलते हैं अपने इसकी तरफ। तो अब जरा मैं इसको जल्दी से इन शॉर्ट पढ़ लूं। फर्स्ट लाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि इंक्लूड करती है हेडर फाइल को, किसको, stdio.h को, क्योंकि ऊपर हमने वही लिखी हुई है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कमांड होती हैं दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू सी प्री प्रोसेसर, जो कि एक छोटा सा सब प्रोग्राम होता है आपके C++ कंपाइलर का हिस्सा होता है। आप समझे कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है ना, ठीक है जी। तो सी प्री प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्या करे भाई, प्री प्रोसेसर जो है वो एक प्रोग्राम होता है जो मॉडिफाई करता है, चेंज कर देता है हमारे सी सोर्स प्रोग्राम को। जाहिर बात है वो वहां से सारा कॉपी करके तुम्हारे प्रोग्राम में पेस्ट कर देगा उस सारे कंटेंट को जो उन हेडर फाइल में लिखा हुआ है। तो हमारे फाइल का जो सोर्स कोड है वो चेंज हुआ ना, इसलिए वो कह रहा है वो मॉडिफाई कर रहा है। प्री प्रोसेसर बिफोर कंपाइलेशन, कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट किससे होते हैं, हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद दूसरे आगे वो कह रहा है, सेकंड लाइन जो है इसकी बात बता रहा है भाई, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस पूरे हिस्से को एक्सप्लेन कर रहा है इन 4 पॉइंट में। तो सेकंड लाइन इज अ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन क्या है, जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। यानी आपका प्रोग्राम की जो सारी स्टेटमेंट है वो कहां लिखी हुई है, इस मेन फंक्शन के अंदर। तो जाहिर बात है यही वो जगह है जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। व्हेन अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, तो कंट्रोल जो है वो एंटर होता है मेन फंक्शन में और स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट। जैसे ही जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है, तो कंट्रोल सबसे पहले कहां एंटर होता है, इस मेन फंक्शन में एंटर हो जाता है, और फिर वो यहां से लाइनें पढ़नी शुरू कर देता है, ये इसको ऐसे चलाना, एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो मेन फंक्शन ही वो जगह है जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी होती है। उसके बाद आगे कह रहा है सेकंड लाइन तो हो गया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम की वो किस में लिखी जाती हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं, और वो ब्रैकेट जो लगी हैं जिनको हम उर्फ आम में अपनी जुबान में दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। तो एक ओपन ब्रेस है और एक क्लोज ब्रेस है, ठीक है जी। तो इनको हम जो है वो एक और नाम भी देते हैं, डेलीमीटर्स का नाम भी देते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो ब्रैकेट है ये ओपन ब्रेस है और ये क्लोज ब्रेस है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, डेलीमीटर्स कहेंगे। ठीक है जी, डेलीमीटर, ये टर्म्स आपने याद रखनी। मैंने आपको लास्ट टाइम वो एक डायग्राम मेन फंक्शन की बेसिक स्ट्रक्चर की दिखाई थी, उसमें मैंने प्रोग्राम की, तो उसमें मैंने चीज टर्म्स मैंने आपको क्लियर की थी। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज में है वो टर्मिनेट किससे होगी, सेमीकोलन से होगी, और कंपाइलर एरर जनरेट करेगा अगर आपने स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट ना किया। ये भाई ये टर्मिनेट, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो आपने हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर तो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था, अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा, रूल्स की खिलाफवर्जी हो जाएगी। तो ये है भाई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, और उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल्स का जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल के ऊपर आगे कुछ शार्ट क्वेश्चन है जिनको इजीली हम जो है वो स्टडी कर लेंगे, आसानी से हम पढ़ लेंगे, और फिर बाकी बातें इंशाल्लाह जैसे कोर्स बढ़ता जाएगा कंफ्यूजन हम क्लियर करते जाएंगे। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप देखें हमारे पास आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, पेपर में बहुत पूछा जाता है ये सवाल,
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। देखिए ऊपर उसने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जरा थोड़ा डिटेल में अब यहाँ कुछ बात करेगा वो, क्योंकि सिर्फ वो क्या ये यहाँ ये नहीं कह रहा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, बल्कि वो कह रहा है जरा इसकी डिफरेंट टाइप्स भी बता दें। तो है ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि पेपर में ऐसे नहीं आएगा व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इसकी टाइप बताएं, ऐसा पेपर में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। आपकी किस्मत हो एक अलहदा बात है, लेकिन आज तक किसी बोर्ड के पेपर में ये सवाल इस तरह जो है वो नजर नहीं आया। तो ये शॉर्ट में आएगा व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, या आ जाएगा व्हाट इज इंक्लूड जो इसकी एक टाइप है, या आ जाएगा व्हाट इज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो इसकी दूसरी टाइप है, क्योंकि प्री प्रोसेसर की दो टाइप्स हैं तो कमांड की। तो इनको भी हम शॉर्टली जो है वो अब जो है वो स्टडी करते हैं। टाइम देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो टाइम कितना है, वो अभी कुछ टाइम है, तो हम जल्दी से शॉर्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ये डेफिनेशन तो वही है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से कंपाइलेशन से पहले पहले ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर को दी जाती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज आल्सो नोन एज कंपाइलर डायरेक्टिव। कंपाइलर डायरेक्टिव इसको इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये डायरेक्टिव किसको दिए जा रहे हैं, ये हिदायत किसको दी जा रही है, कंपाइलर को, तो इसलिए इसको कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नोन एज प्री प्रोसेसर। ये भी अपने ऊपर बात की है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है जी, प्री प्रोसेसर जो कि छोटा सा एक प्रोग्राम है, C++ कंपाइलर का हिस्सा है। उसके बाद कह रहा है इट मॉडिफाई सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर ए कंपाइलेशन। बिल्कुल, क्योंकि हेडर फाइल का सारा कोड उठा के वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर वो पेस्ट कर देगा, तो हमारे सोर्स प्रोग्राम में तो चेंजिंग फिर हो गई ना, मॉडिफिकेशन तो हो गई। सेमीकोलन जो है वो एंड के ऊपर यूज नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सी की एक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, क्योंकि ये सी की एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है, तो प्री प्रोसेसर की स्टेटमेंट्स हैं। तो सी की जो असल स्टेटमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए इनके उनके एंड के ऊपर जो है वो सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक हो गया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किससे होते हैं जी, हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। और कीवर्ड कौन सा यूज किया जाता है, इंक्लूड का कीवर्ड जो है वो यूज किया जाता है, या फिर डिफाइन का कीवर्ड यूज किया जाता है। इंक्लूड का काम और है, डिफाइन का काम और है, वो आगे दो टाइप्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। These directives are written at the start of the program। और आपने हमेशा इनको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कमांड्स हैं या जो डायरेक्टिव्स हैं, इनको आपने बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में लिखना है, क्योंकि ये काम कंपाइलेशन से पहले होना होता है। These the प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज्ड इन सी टू इंक्लूड हेडर फाइल। तो नॉर्मली जो है वो हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम इस्तेमाल करते हैं। और हेडर फाइल्स क्या है, रेफरेंस फाइल, लाइब्रेरी फाइल, जिनमें फंक्शंस के डेक्लेरेशन या रेफरेंस लिखे होते हैं, और उन फंक्शन का असल जो कोड है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड जो सी लाइब्रेरी है विंडोज के अंदर, वो जो DLL फाइल है उनमें बाइनरी कोड उनका मौजूद है। कतन इनके अंदर जो है वो डेफिनेशंस नहीं होती। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन जो है वो अक्सर जो है वो पढ़ा भी दी जाती है कि जी वो हेडर फाइल्स हैं, इनके अंदर फंक्शंस होते हैं, और भाई रेफरेंस होते हैं इनके अंदर, भाई डिक्लेरेशंस होती है। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज ना हो और ना दूसरे को जो है वो करें। उसके बाद आगे इन्हीं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है, इंक्लूड, और दूसरी टाइप क्या है, डिफाइन। तो दोनों का देख लेते हैं। इंक्लूड तो अभी हमने देख लिया। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो अनेबल करता है हमारे प्रोग्राम को कि वो एक्सेस कर सके लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी कौन सी, हेडर फाइल्स को। ईच लाइब्रेरी जो है वो कंटेन डिफरेंट हेडर फाइल। एक जो हर लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी हेडर फाइल हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं वो उनकी मुख्तलिफ हेडर फाइल्स हो सकती हैं। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो इस्तेमाल होता है इंक्लूड करने के लिए हेडर फाइल्स को। बिल्कुल, ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसका तरीकाकार क्या है, सिंटेक्स क्या है, यानी लिखने का तरीका क्या है। शुरू में हैश, आगे इंक्लूड का वर्ड, और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर क्या लिखना है आपने, स्टैंडर्ड हेडर फाइल, यानी कि stdio, conio.h, bios.h, maths.h। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल उसने दो आपको दे दिए। प्रोग्राम तुम कर चुके हैं इसलिए हमें आइडिया है। इंक्लूड डायरेक्टिव कंपाइलर को बताता है कि कहां से ढूंढना है, मतलब किन का, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स का। अब ये एक और टर्म उसने यहां यूज कर दिया, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो हमें तो आइडेंटिफायर्स का नहीं पता, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स का कैसे पता होगा। तो आइडेंटिफायर्स भाई वो तमाम नाम हैं जो आपके प्रोग्राम के अंदर यूज किए जा रहे हैं। बड़ी आसान डेफिनेशन नहीं होगी, तमाम नाम जो आपके प्रोग्राम के अंदर यूज किए जा रहे हैं वो सारे आइडेंटिफायर्स हैं। वहां प्रोग्राम में चले जाते हैं ना, ये प्रोग्राम, तो ये नाम यूज नहीं हो रहे, ये मेन नाम यूज नहीं हुआ, ये वाइड यूज हुआ है, ये ए मैंने यूज किया, ये क्लियर स्क्रीन, ये प्रिंट एफ, ये सारे क्या हैं, ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं। अब आइडेंटिफायर्स के आगे दो टाइप्स हैं,
एक होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स और एक होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर तो ये हैं, जैसे मैंने ए नाम रख लिया, मैं इसका नाम AZ भी रख सकता था तो ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हो गया मेरे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये प्रिंट एफ, भाई ये प्रिंट एफ का नाम मैंने डिसाइड नहीं किया, ये डिसाइड किया सी डेवलपर्स ने। ये सी जिन लोगों ने तैयार की है, ये उन लोगों ने डिसाइड किया प्रिंट एफ इस फंक्शन का नाम, तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होगा। ये नाम मैंने डिसाइड नहीं किया, इस नाम को मैंने लिखना भी ऐसे ही है, मैं इस नाम को ऐसे नहीं लिख सकता, गलत स्पेलिंग नहीं लिख सकता इसके, ठीक हो गया। तो ये है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो वो कह रहा है कि ये जितने भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे ये प्रिंट एफ है, इनका मतलब ढूंढना होता है जी। वो किसके जरिए ढूंढते हैं, वापस चले जाते हैं जो हम बात कर रहे थे कि कहां से ढूंढना है इन स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का मतलब, जैसे कि प्रिंट एफ है, मीनिंग आर डिस्क्राइब्ड इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल। तो इन प्रिंट एफ, इन क्लियर स्क्रीन जो फंक्शंस हैं, इनके मीनिंग इन स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होते हैं। हेडर फाइल जैसे stdio.h है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन किसके बारे में होती है, इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में। जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्कैनर फंक्शन के इनपुट कैसे करनी है। प्रिंट एफ को तो किसी हद तक आपने देख ही लिया कि वो आउटपुट कर रहा है आपके सामने। इस तरह आपने अगर मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने हैं तो आपको ऊपर maths.h फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हेडर फाइल। आपने इस लेक्चर को अगर दोबारा ना सुना तो आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको इस लेक्चर को कम से कम 2 दफा सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको एक पूरी बैकग्राउंड तैयार हो जाएगी और फिर आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मास बैक हम नई कमांड जो सीखा करेंगे, बस आपने वो ट्राई करनी है। लेकिन ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि बस लेक्चर को इस आपने बड़ा नॉन सीरियसली ले लिया और आगे जब आगे चैप्टर नंबर जी 9th शुरू होगा, 10th शुरू होगा, तो बस वो भी सीखते जाएंगे। नहीं भाई, वो समझ नहीं आएगी आपको, उन चैप्टर की आपको रत्ती बार समझ नहीं आएगी अगर आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड ना किया। इन चीज़ों को, ये जो हेडर फाइल्स हैं, प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स हैं, ये जो फंक्शंस हैं, ये जो आइडेंटिफायर्स की बात हो रही है, ये बातें आगे भी होंगी अभी, लेकिन अभी इसमें अंडरस्टैंड करना लाजमी है। जी, तो उसके बाद दूसरा प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव, दूसरी टाइप क्या है, डिफाइन। डिफाइन शायद आप बहुत कम यूज करें। डिफाइन डायरेक्टिव इस्तेमाल होता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपके प्रोग्राम के अंदर। देखिए, 2 चीजें होती है आपके प्रोग्राम के अंदर, एक होते हैं वेरिएबल्स और एक होते हैं कांस्टेंट। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम शुरू में इन दोनों चीजों को पढ़ लेंगे, लेकिन फिल वक्त क्योंकि यहां वो टर्म आ गई है इसलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कांस्टेंट वो क्वांटिटी जो चेंज कभी नहीं होनी आपके पूरे प्रोग्राम में, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वो कभी वैल्यू चेंज उसकी ना आप कर सकते हैं ना वो होगी। वेरिएबल दूसरी जो चीज है, उसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। किससे शुरू होगा, हैश सिंबल से। जो आपका इंक्लूड प्री प्रोसेसर है वो भी हैश सिंबल से शुरू हो रहा है। इट इज नॉट टर्मिनेटेड सेमीकोलन, जाहिर बात है, हम पहले बात कर चुके हैं कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो सेमीकोलन के ऊपर उनको एंड जो है वो नहीं किया जा सकता। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, लेकिन इस डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसका लिखने का तरीका क्या है, हैश आगे डिफाइन, जैसे वहां लिखा था हैश इंक्लूड, आगे आइडेंटिफायर यानी कि कोई भी नाम और आगे उसकी वैल्यू जो आप चाहते हैं कि कांस्टेंट के तौर के ऊपर वैल्यू पूरे प्रोग्राम में यूज हो। तो हैश क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के स्टार्ट को। डिफाइन क्या गया, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और आइडेंटिफायर कोई भी नाम जो आप कांस्टेंट के लिए यूज करें, और वैल्यू उसकी वैल्यू जो आप तय करें जो आपने रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बड़ा मशहूर एक कांस्टेंट है पाई, जिसको हम कहते हैं जी 3 पॉइंट, वैसे हम इसको बोलते हैं 22/7, जो कि यकीनी बात है हम गलत बोलते हैं, जेन्युइनली उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ये है 3.14। तो ये हमने ऊपर एक वैल्यू डिफाइन कर दी। अब पाई जो है इसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। मैं इसकी जल्दी से एक एग्जांपल आपको देता ताकि आप थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए। ये प्रोग्राम है हमारे पास, इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो हमने ये कुछ वेरिएबल हमने लिखे हुए हैं A5 और B और C। यहां मैं क्या करता हूं, C को 30 कर देता हूं। देखें, C में 5, B में 10 और A और B जमा हुए तो C में क्या आ गया, यहां इस लाइन के ऊपर C में क्या आ गया, 15 आ गया। लेकिन मैंने क्या किया, 15 तो C के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने अगली स्टेटमेंट में क्या किया, C में क्या स्टोर कर दिया, 30 स्टोर कर दिया। तो अब फाइनली C में क्या पड़ा हुआ है, 30। मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूंगा तो मुझे क्या नजर आया, सम ऑफ A एंड B इज 30। क्यों, क्योंकि भाई मैंने C में जो असल वैल्यू आई थी A और B जमा होके वो मैंने ओवरराइट कर दी 30 से। इसका मतलब है C एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट यहां डिफाइन करता हूं, हैश आगे डिफाइन का जो कीवर्ड है जो प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव है, और आगे मैं पाई और आगे मैं लिखता हूं 3.14।
सेमी कॉलन नहीं लगाना, वो हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना। अब मैं पाई की वैल्यू यहाँ जो है वो प्रिंट करता हूँ, क्योंकि 3.14 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, एफ यूज कर लेता हूँ। अभी सिर्फ थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी ये कमांड तो बिजारी पता प्रिंट ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा नहीं है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, पाई लिखता हूँ, इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्या हुआ, प्रिंट क्या हुआ 3.14, ठीक हो गया, ये तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पाई की वैल्यू यहाँ चेंज करता हूँ, p = 10.999 कुछ ऐसे कर देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करती एरर आ गया। क्या कह रहा है, वो कह रहा है यार ये कांस्टेंट है, ये इसकी वैल्यू आप चेंज अब नहीं कर सकते, ये जो वैल्यू ऊपर एक दफा डिफाइन हो गई है यही वैल्यू रहेगी, एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ये एरर है। एल वैल्यू से मुराद होती है जो लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यू है, तो वो कह रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर भी तो कुछ लिखो। हमने कहा यार लिखा तो हुआ है पाई लेफ्ट साइड के ऊपर। वो कह रहा है ये पाई जो है ये कांस्टेंट है, इसकी जगह को वेरिएबल लिखो, उसको मैं एल वैल्यू मानूंगा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू, राइट साइड वाली वैल्यू तो ये है ना, एल साइड वाली वैल्यू भी लिखो। तो हम कहते हैं यार अच्छा चलो इसकी जगह मैं कोई वेरिएबल लिख दूंगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हम नहीं कर सकते अगर आपने उसको एक दफा डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए डिफाइन कर दिया है। क्लियर हो गई ये बात। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होगी हमारे पास। हमारा लेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट टाइम जो इसका वो हो चुका है, तो अब आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। हेडर फाइल्स आगे आ जाएंगी इंशाल्लाह, वो भी हम इंशाल्लाह इनको, क्योंकि बात तो हो चुकी है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसकी दो टाइप्स, मेन फंक्शन, वो जो ऊपर जो पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो पूरा मैंने आपको एनोलॉजी बताई है हेडर फाइल्स की और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, और वो कहाँ पड़ी हैं कहाँ से आनी है। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, फिर सवाल हुआ तो वो आप अपने चैट बॉक्स में नीचे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिख दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।